सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं निर्मल वर्मा जी की कहानी दहलीज। पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से उसके पास चला आया है। वही बंगला था, अलग कोने में पत्तियों से घिरा हुआ, धीरे धीरे फाटक के भीतर घुसी है। मौन की अथाह गहराई में लॉन डूबा हुआ है। शुरू मार्च की बसंती हवा घास को सहरा सहला जाती है। बहुत बरसों के एक रिकॉर्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है। ताश के पत्ते घास पर बिखरे हुए लगते हैं। लगता है शमी भाई अभी खिलखिलाकर हंस देंगे और आपा बरसों पहले जिनका नाम जैली था, बंगले के पिछवाड़े क्यारियों को खोदते हुए पूछेंगी, रूनी जरा मेरे हाथों को तो देख, कितने लाल हो गए हैं। इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वह बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले मार्च के एक दिन की तरह था। कुछ भी नहीं बदला, वही बंगला है। मार्च की खुश्क गर्म हवा साए साए करती चली आ रही है। सूनी सी दोपहर को पर्दे के रिंग धीमे धीमे खनखना जाते हैं और वह घास पर लेटी है। बस अब अगर मैं मर जाऊं, उस घड़ी उसने सोचा था। लेकिन वह दोपहर ऐसी न थी कि केवल चाहने भर से कोई मर जाता। लॉन के कोने में 3 पेड़ों का झुरमुट था। ऊपर की फुनगियां एक दूसरे से बार बार उलझ जाती थी। हवा चलने से उनके बीच के आकाश की नीली फांक कभी मुंद जाती थी तो कभी खुल जाती थी। बंगले की छत पर लगे एरियल पोल के तार को देखो देखो तो घास पर लेटकर अंधमुंधी आंखों से रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है कि जैसे वह हिल रहा है। हौले हौले अनझिप आंख से देखो, पलक बिल्कुल ना मूंदो, चाहे आंखों में आंसू भर जाएं तो भी रूनी ऐसे ही देखती है तो लगता है जैसे तार बीच में से कटता चला जा रहा है और 2 कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पर हल्के हल्के तैरने लगती है। हर शनिवार की प्रतीक्षा हफ्ते भर की जाती है। वह जैली को अपने स्टैम्प एल्बम के पन्ने खोलकर दिखलाती है और जैली अपनी किताब से आंखें उठाकर पूछती है, अर्जेंटीना कहाँ है? सुमात्रा कहाँ है? वह जैली के प्रश्नों के पीछे फैली हुई असीम दूरियों के धूमिल छोर पर आ खड़ी होती है। हर रोज नए नए देशों के टिकटों से एल्बम के पन्ने भरते जाते हैं और जब शनिवार की दोपहर को शमी भाई होटल से आते हैं तो जैली कुर्सी से उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक घुली घुली सी ज्योति निखर आती है और वह रूनी के कंधे झकझोर कर कहती है, जा जरा भीतर से ग्रामोफोन तो ले आ। रूनी क्षण भर रुकती है, वह जाए या वहीं खड़ी रहे। जैली उसकी बड़ी बहन है। उसके और जैली के बीच बहुत से वर्षों का सूना और लंबा फासला है। उस फासले के दूसरे छोर पर जैली है, शमी भाई हैं। वह इन दोनों में से किसी को छू नहीं सकती। वे दोनों उससे अलग जीते हैं। ग्रामोफोन महज एक बहाना है। उसे भेजकर जैली शमी भाई के संग अकेली रह जाएगी और तब रूनी घास पर अकेली भाग रही है बंगले की तरफ। पीली रोशनी में भीगी घास के तिनकों पर रेंगती हरी गुलाबी धूप, दिल की धड़कन, हवा, दूर के मटियाले पंख एरियल पोल को सहला जाते हैं सर्र सर्र और गिरती हुई लहरों की तरह झाड़ियां झुक जाती हैं। आंखों से फिसलकर वह बूंद पलकों की छाह में कांपती है जैसे वह दिल की धड़कन है जो पानी में उतर आई है। शमी भाई जब हॉस्टल से आते हैं तो वे सब उस शाम लॉन के बीचों बीच कैनवास की पैराशूट नुमा छतरी के नीचे बैठते हैं। ग्रामोफोन पुराने जमाने का है। शमी भाई हर रिकॉर्ड के बाद चाबी देते हैं। जैली सुई बदलती है और वह रूनी चुपचाप चाय पीती है। जब कभी हवा का कोई तेज झोंका आता है तो छतरी धीरे धीरे डोलने लगती है। उसकी छाया चाय के बर्तनों, टिकोजी और जैली के सुनहरे बालों को हल्के से बुहार जाती है और रूनी को लगता है कि किसी दिन हवा का इतना जबरदस्त झोंका आएगा कि छतरी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी और वे तीनों उसके नीचे दब मरेंगे। शमी भाई जब अपने हॉस्टल की बातें बताते हैं तो वह और जैली विस्मय और कौतूहल से टुकुर टुकुर उनके हिलते हुए होंठों को निहारती हैं। रिश्ते में शमी भाई चाहे उनके कोई न लगते हों, लेकिन उनसे जान पहचान इतनी पुरानी है कि अपने पराये का अंतर कभी उनके बीच याद आया हो याद नहीं पड़ता। हॉस्टल में जाने से पहले जब वह इस शहर में आए थे तो अब्बा के कहने पर कुछ दिन उनके ही घर रहे थे। जब कभी वह शनिवार को उनके घर आते हैं
तो अपने संग जैली के लिए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से अंग्रेजी उपन्यास और अपने दोस्तों से मांग कर कुछ रिकॉर्ड लाना नहीं भूलते। आज इतने बरसों बाद भी जब उसे शमी भाई के दिए हुए अजीब अजीब नाम याद आते हैं तो हंसी आए बिना नहीं रहती। उनकी नौकरानी मेहरू के नाम को चार चांद लगाकर शमी भाई ने कब सदियों पहले की सुकुमार राजकुमारी मेहरुन्निसा बना दिया, कोई नहीं जानता था। वह रेहाना से रूनी बन गई, आपा पहले बेबी बनी, उसके बाद जेली आइसक्रीम और आखिर में बेचारी सिर्फ जेली बनकर रह गई। शमी भाई के नाम इतने बरसों बाद भी लॉन की घास और बंगले की दीवारों से लिपटी बेल लताओं की तरह चिरंतन और अमर हैं। ग्रामोफोन के घूमते हुए तवे पर फूल पत्तियां उग आती हैं। एक आवाज़ उन्हें अपने नरम नंगे हाथों से पकड़कर हवा में बिखेर देती है। संगीत के सुर झाड़ियों में हवा से खेलते हैं। घास के नीचे सोई हुई भूरी मिट्टी पर तितली का नन्हा सा दिल धड़कता है। मिट्टी और घास के बीच हवा का घोंसला कांपता है और ताश के पत्तों पर जैली और शमी भाई के सिर ऐसे झुकते उठते हैं मानो वे चार आंखों से घिरी झील में एक दूसरे की छायाएं देख रहे हों। और शमी भाई जो बात कहते हैं उस पर विश्वास करना न करना कोई माने नहीं रखता। उनके सामने जैसे सब कुछ खो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मानो चुप रहती हैं और जिन्हें जब रूनी रात को सोने से पहले सोचती है तो लगता है कहीं गहरा धुंधला सा गड्ढा है जिसके भीतर वह फिसलते फिसलते बच जाती है और नहीं गिरती तो मोह रह जाता है ना गिरने का। और जेली पर रोना आता है, गुस्सा आता है। जेली में क्या कुछ है जो शमी भाई जो उसमें देखते हैं वह रूनी में नहीं देखते। और जब शमी भाई जेली के साथ रिकॉर्ड बजाते हैं, ताश खेलते हैं, मेज के नीचे अपना पाँव उसके पाँव पर रख देते हैं तो वह कमरे की खिड़की के पर्दे के परे चुपचाप उन्हें देखती रहती है, जहाँ एक अजीब सी मायावी रहस्यमयता में डूबा झिलमिल सा सपना है। और पर्दे को खोलकर पीछे देखना, यह क्या कभी नहीं हो पाएगा? मेरा भी एक रहस्य है जो ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। रूनी ने आंखें मूंद कर सोचा, मैं चाहूँ तो कभी भी मर सकती हूँ इन 3 पेड़ों के झुरमुट के पीछे, ठंडी गीली घास पर, जहाँ से हवा में डोलता हुआ एरियल पोल दिखाई देता है। हवा में उड़ती हुई शमी भाई की टाई, उनका हाथ जिसकी हर उंगली के नीचे कोमल सफ़ेद खाल पर लाल लाल से गड्ढे उभर आए थे, छोटे छोटे चांद से गड्ढे जिन्हें अगर छुओ, मुट्ठी में भींचो, हल्के हल्के से सहलाओ तो कैसा लगेगा? सच कैसा लगेगा? किंतु शमी भाई को नहीं मालूम कि वह उनके हाथों को देख रही है, हवा में उड़ती हुई उनकी टाई, उनकी झिपझिपाती आंखों को देख रही है। ऐसा क्यों लगता है कि एक अपरिचित डर की खट्टी खट्टी सी खुशबू अपने में धीरे धीरे घेर रही है? उसके शरीर के एक एक अंग की गांठ खुलती जा रही है। मन रुक जाता है और लगता है कि वह लॉन से बाहर निकलकर धरती के अंतिम छोर तक आ गई है और उसके परे केवल दिल की धड़कन है जिसे सुनकर उसका सिर चकराने लगता है। क्या उसके संग ये सब होता है या जेली के संग भी? तुम्हारी एल्बम कहाँ है? शमी भाई धीरे से उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। उसने घबराकर शमी भाई की ओर देखा, वह मुस्कुरा रहे थे। जानती हो इसमें क्या है? शमी भाई ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रूनी का दिल धौंकनी की तरह धड़कने लगा था। शायद शमी भाई वही बात कहने वाले हैं जिसे वह अकेले में रात को सोने से पहले कई बार मन ही मन सोच चुकी है। शायद इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है जो शमी भाई ने उसके लिए, केवल उसके लिए लिखा है। उसकी गर्दन के नीचे फ्रॉक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी गोलाइयों में मीठी मीठी सी सुइयां चुभ रही हैं, मानो शमी भाई की आवाज़ ने उसकी नंगी पसलियों को हौले से उमेट दिया हो। उसे लगा चाय की केतली की टिकोजी पर लाल नीली मछलियां काढ़ी गई हैं, वे अभी उछलकर हवा में तैरने लगेंगी और शमी भाई सब कुछ समझ जाएंगे, उनसे कुछ भी छिपा न रहेगा। शमी भाई ने नीला लिफाफा मेज़ पर रख दिया और उसमें से टिकट निकाल कर मेज़ पर बिखेर दिए। ये तुम्हारी एल्बम के लिए हैं। वह एकाएक कुछ समझ नहीं सकी। उसे लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है और उसकी पहली और दूसरी सांस के बीच एक अंधेरी गहरी खाई खुलती जा रही है। जेली जो माली के फावड़े से क्यारी खोदने में जुटी थी, उनके पास आकर खड़ी हो गई और अपनी हथेली हवा में फैलाकर बोली, देख रूनी, मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। रूनी ने अपना मुंह फेर लिया। वह रोएगी, बिल्कुल रोएगी, चाहे जो कुछ हो जाए। चाय खत्म हो गई थी। मेहरुन्निसा ताश और ग्रामोफोन भीतर ले गई और जाते जाते कह गई कि अब्बा उन सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं, किंतु रात होने में अभी देर थी और शनिवार को इतनी जल्दी भीतर जाने के लिए किसी को कोई उत्साह नहीं था।
शम्मी भाई ने सुझाव दिया कि वे कुछ देर के लिए वाटर रिजर्वायर तक घूमने चलें। उस प्रस्ताव पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और वे कुछ ही मिनटों में बंगले की सीमा पार करके मैदान की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगे। चारों ओर दूर दूर तक भूरी सूखी मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों और ढूंहों के बीच बेरों की झाड़ियां थीं। छोटी छोटी चट्टानों के बीच सूखी घास उग आई थी। सड़ते हुए सीले हुए पत्तों से एक अजीब नशीली सी बोझिल कसैली गंध आ रही थी। धूप की मैली तहों पर बिखरी बिखरी सी हवा थी। शम्मी भाई सहसा चलते चलते ठिठक गए। रूनी कहाँ है? अभी हमारे आगे आगे चल रही थी, जैली ने कहा। उसकी सांस ऊपर चढ़ती है और बीच में ही टूट जाती है। दोनों की आंखें मैदान के चारों ओर घूमती हैं। मिट्टी के ढूंहों पर पीली धूल उड़ती है, लेकिन रूनी वहां नहीं है। बेर की सूखी मटियाली झाड़ियां हवा में सरसराती हैं, लेकिन रूनी वहां भी नहीं है। पीछे मुड़कर देखो तो पगडंडियों के पीछे पेड़ों के झुरमुट में बंगला छिप गया है। लॉन की छतरी छिप गई है, केवल उनके शिखरों के पत्ते दिखाई देते हैं और दूर ऊपर फुनगियों का हरापन सफेद चांदी में पिघलने लगा है। धूप की सफेदी पत्तों से चांदी की बूंदों की तरह टपक रही है। वे दोनों चुप हैं। शम्मी भाई पेड़ की टहनी से पत्थरों के इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींच रहे हैं। जैली एक बड़े से चौकोर पत्थर पर रुमाल बिछाकर बैठ गई है। दूर मैदान के किसी छोर से स्टोन कटर मशीन का घरघराता स्वर सफेद हवा में तिरता आता है और मुलायम रुई में ढकी हुई आवाज की तरह जिसके नुकीले कोने झर गए हैं। तुम्हें यहाँ आना बुरा तो नहीं लगता? शम्मी भाई ने धरती पर सिर झुकाए धीमे स्वर में पूछा। तुम झूठ बोले थे, जैली ने कहा। कैसा झूठ जैली? तुमने बेचारी रूनी को बहकाया था। अब वह न जाने कहाँ हमें ढूंढ रही होगी। वह वाटर रिजर्वायर की ओर गई होगी, कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। शम्मी भाई उसकी ओर पीठ मोड़े टहनी से धरती पर कुछ लिख रहे हैं। जैली की आंखों पर छोटा सा बादल उमड़ आया है। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? उसका दिल रबर के छल्ले की मानिंद खींचता चला जा रहा है। शम्मी, तुम मेरे संग यहाँ क्यों आए? और वह बीच में रुक गई। उसकी पलकों पर रह रह कर एक नरम सी आहट होती है और वे मुंद जाती हैं। उंगलियां स्वयं चालीस सी मुट्ठी में भिज जाती हैं, फिर अवश्य सी आप ही आप खुल जाती हैं। जैली सुनो। शम्मी भाई जिस टहनी से जमीन को कुरेद रहे थे वह टहनी कांप रही थी। शम्मी भाई के इन दो शब्दों के बीच कितने पत्थर हैं, बरसों सदियों के पुराने खामोश पत्थर। कितनी उदास हवा है और मार्च की धूप है जो बरसों बाद इस शाम को उनके पास आई है और फिर कभी नहीं लौटेगी। शम्मी भाई प्लीज प्लीज, जो कुछ कहना है अभी कह डालो, इसी क्षण कह डालो। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? वे बंगले की तरफ चलने लगे। ऊबड़ खाबड़ धरती पर उनकी खामोश छायाएं ढलती हुई धूप में सिलटने लगी। ठहरो। बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई रूनी के होंठ फड़क उठे। ठहरो एक क्षण। लाल भुरभुरे पत्तों की ओट में भूला हुआ सपना झांकता है। गुनगुनी सी सफेद हवा, मार्च की पीली धूप, बहुत दिन पहले सुने रिकॉर्ड की जानी पहचानी ट्यून जो चारों ओर फैली घास के तिनकों पर बिछल गई है। सब कुछ इन दो शब्दों पर थिर हो गया है जिन्हें शम्मी भाई ने टहनी से धूल कुरेदते हुए धरती पर लिख दिया था। जैली लव। जैली ने उन शब्दों को नहीं देखा। इतने सालों के बाद आज भी जैली को नहीं मालूम कि उस शाम शम्मी भाई ने कांपती टहनी से जैली के पैरों के पास क्या लिख दिया था। आज इतने लंबे अरसे बाद समय की धूल उन शब्दों पर जम गई है। शम्मी भाई, वह और जैली तीनों एक दूसरे से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए हैं, किंतु आज भी रूनी को लगता है मार्च की उस शाम की तरह वह बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी खड़ी है। शम्मी भाई समझे थे कि वह वाटर रिजर्वायर की तरफ चली गई थी, किंतु वह सारे समय झाड़ियों के पीछे सांस रोके निस्पंद आंखों से उन्हें देखती रही थी। उस पत्थर को देखती रही थी जिस पर कुछ देर पहले शम्मी भाई और जैली बैठे रहे थे। आंसुओं के पीछे सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। शम्मी भाई का कांपता हाथ, जैली की अंधमुंधी सी आंखें, क्या वह इन दोनों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी? कहीं सहमा सा जल है और उसकी छाया है। उसने अपने को देखा है और आंखें मूंद ली हैं। उस शाम की धूप के परे एक हल्का सा दर्द है, आकाश के उस नीले टुकड़े की तरह जो आंसू के एक कतरे में ढरक आया था। इस शाम से परे बरसों तक स्मृति का उद्भ्रांत पाखी किसी सूनी पड़ी हुई उस धूल पर मंडराता रहेगा जहाँ केवल इतना भर लिखा है, जैली लव। उस रात जब उनकी नौकरानी मेहरुन्निसा छोटी बीबी के कमरे में गई तो स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसने रूनी को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था।
छोटी बीबी आज अभी से सो गई? मेहरू ने बिस्तर के पास आकर कहा। रूनी चुपचाप आंखें मूंदे लेटी है। मेहरू और पास खिसक आई है। धीरे से उसके माथे को सहलाया। छोटी बीबी क्या बात है? और तब रूनी ने अपनी पलकें उठा ली। छत की ओर एक लंबे क्षण तक देखती रही। उसके पीले चेहरे पर एक रेखा खिंच आई, मानो वह दहलीज हो जिसके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। मेहरू बत्ती बुझा दे, उसने संयत निर्विकार स्वर में कहा। देखती नहीं मैं मर गई हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।